20वीं सदी के दूसरे दशक का अंतिम वर्ष यानी 1920 भारतीय जनता के लिए निराशा और क्षोभ का वर्ष था। जनता उम्मीद लगाए बैठी थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजी हुकूमत उनके लिए कुछ करेगी, लेकिन रोलट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में मार्शल लॉ ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता समझ गई कि अंग्रेजी हुकूमत सिवाय दमन के उन्हें कुछ नहीं देगी। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड 1919 का मकसद भी दोहरी शासन प्रणाली को लागू करना था, न कि जनता को राहत देना। इससे भी असंतोष और उभरा। मुसलमानों को महसूस होने लगा कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी उन्हें धोखा दिया है। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों का सहयोग लेने के लिए अंग्रेज़ों ने तुर्की के प्रति उदार रवैया अपनाने का वादा किया था, किंतु बाद में वो उससे मुकर गए। भारत में मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे और उन्हें लगा कि अब तुर्की के धर्मस्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं रह जाएगा। भारतीय मुसलमान इससे बहुत क्षुब्ध हुए। गांधी जी और उन जैसे तमाम लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जलियांवाला बाग कांड और पंजाब में उपद्रवों की निष्पक्ष जांच होगी और ब्रिटिश सरकार तथा जनता उसकी एक स्वर में निंदा करेगी, अब वो निराश हो चले थे। हंटर कमेटी के द्वारा इन घटनाओं की जांच जिस तरह से की जा रही थी, उससे भी ये लोग काफ़ी क्षुब्ध थे। इधर ब्रिटिश संसद, विशेष रूप से हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कारनामों को उचित करार दिया गया था और मॉर्निंग पोस्ट ने डायर के लिए 30,000 पाउंड का कोष भी इकट्ठा कर लिया था। ये सभी कारगुजारियाँ अंग्रेजी हुकूमत का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी थीं। अप्रैल 1920 तक ब्रिटिश सरकार के पास अपने गलत कदमों को सही ठहराने के सारे तर्क चुक चुके थे। खिलाफत नेताओं ने साफ साफ कह दिया गया था कि वे अब और उम्मीद ना रखें। तुर्की के साथ हुई 1920 की संधि इस बात का सबूत थी कि तुर्की के विभाजन का फैसला अंतिम है। गांधी जी को भी इससे भी काफ़ी गहरा दुख पहुंचा। अब खिलाफत नेताओं के दोस्त थे। नवंबर 1919 में खिलाफत सम्मेलन में उन्हें विशेष रूप से अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। 1920 में गांधी जी ने खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अहिंसक सहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी और 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। गांधी जी इस आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंप दिया। कांग्रेस में भी इस महसूस होने लगा था कि संवैधानिक तरीक़ों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। पंजाब उपद्रवों की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट से भी कांग्रेस को निराशा ही हाथ लगी। कांग्रेस ने खुद इन घटनाओं की जांच कराई और सत्य का पता लगाया। इस तरह ब्रिटिश हुकूमत के रवैये से क्षुब्ध कांग्रेस भी असहयोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए तैयार थी। मई 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और सितंबर में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन लागू करने का निर्णय लिया गया। उद्देश्य था आगे की रणनीति तैयार करना। देश की जनता भी अंग्रेजी हुकूमत से खार खाए बैठी थी। इससे पहले के 4 दशकों में राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता को एक बहुत बड़े तबके को सक्रिय रूप की राजनीति से परिचित कराया था। अंग्रेजी हुकूमत की धोखाबाजी और दमन से जनता कसमसा उठी थी। उसे लग रहा था कि अब चाहे रहना कायरता होगी। इसके अलावा आर्थिक कठिनाइयों ने भी जनता के संघर्ष को उकसाया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। नगरों और कस्बों में रहने वाले मजदूर, दस्तकार, मध्यम वर्ग और निम्न मध्य वर्ग सभी परेशान थे। खाद्यान्नों की कमी तो थी ही, कीमतें भी आसमान छू रही थी। मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही थी। विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भी यह क्रम समाप्त नहीं हुआ। गांवों में किसान, खेतीहर मजदूर सूखा, महामारी और प्लेग से जूझ रहे थे। इन महामारियों में चपेट में आकर हजारों लोग मर गए। इस तरह शहरों, नगरों, गाँवों सभी जगह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोग कसमसा रहे थे। विरोध की इस ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत थी। 1 अगस्त 1920 को आंदोलन छेड़ दिया गया। गांधी जी ने 22 जून को वायसराय को एक नोटिस दिया जिसमें लिखा था कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इनकार करने का अधिकार हर आदमी को है। 1 अगस्त को ही प्रातः तिलक का निधन हो गया। तिलक के निधन पर शोक और आंदोलन की शुरुआत दोनों चीज़ एक साथ मिल गई। पूरे देश में हड़ताल मनाई गई, प्रदर्शन हुए, सभाएँ आयोजित की गई, कुछ लोगों ने उपवास रखा। कांग्रेस की मंजूरी। सितंबर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की मंजूरी दे दी गई और इस आंदोलन को मान लिया गया। विरोधियों में CR दास प्रमुख थे। उनका विरोध विधान परिषद के बहिष्कार को लेकर था, जो उनके चुनाव कुछ दिनों बाद ही होने वाले थे। लेकिन बहिष्कार के समर्थकों ने भी कांग्रेस के अनुशासन का पालन किया और चुनावों में भाग नहीं लिया। मतदाताओं ने भी इस चुनाव का बहिष्कार किया। दिसंबर में नागपुर का वार्षिक अधिवेशन हुआ। तब तक कांग्रेस का अंदरूनी विरोध लगभग समाप्त हो चुका था। विधान परिषद के चुनाव हो चुके थे, इसलिए इसमें बहिष्कार का विवादास्पद मुद्दा भी समाप्त हो गया। CR दास ने इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव काफ़ी लंबा चौड़ा था।
असहयोग आंदोलन के अंतर्गत तमाम चीज़ें आती थी, जैसे कि उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। इस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि बाद में जनता को सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने और कानून की अवज्ञा, जिसमें कर न अदायगी भी शामिल है, के लिए कहा जा सकता है। राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, स्थानीय विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों का गठन का प्रस्ताव था। साथ में कताई बुनाई को प्रोत्साहित देने, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। छुआछूत को मिटाने और हाल में अहिंसा का पालन करने के सख्त निर्देश थे। गांधी जी ने आश्वासन दिया कि यदि इन कार्यक्रमों पर पूरी तरह अमल किया होगा तो 1 वर्षीय आज़ादी मिल जाएगी। इस तरह नागपुर कांग्रेस सम्मेलन में संविधान इतर तरीकों को अपनाने की घोषणा की गई। क्रांतिकारी क्रांतिकारियों के तमाम गुटों ने, ज़्यादातर बंगाल ने, इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया। नए कार्यक्रम पर अमल करने के लिए कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे में भी कई परिवर्तन किए गए। उद्देश्य भी बदल दिए गए। पहले उद्देश्य था संवैधानिक और वैधानिक तरीकों से सुशासन की प्राप्ति, अब उद्देश्य था अहिंसक उचित तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। गांधी जी द्वारा कांग्रेस के नए संविधान ने कांग्रेस के चरित्र को काफ़ी बदल दिया था। अब कांग्रेस के रोज़मर्रा के काम को देखने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी गठित की गई। तिलक ने 1916 में इसका प्रस्ताव रखा था, परंतु नरमपंथियों के विरोध के कारण इसे मंजूरी नहीं मिली थी। गांधी जी जानते थे कि किसी भी आंदोलन को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए एक ऐसी कमेटी चाहिए जो साल भर का कामकाज देखती रहे। स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिए एक प्रादेशिक कांग्रेस कमेटियों का गठन किया गया। इनका गठन भाषाई आधार पर किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। इसके बाद कांग्रेस ने गांवों तथा कस्बों तक पहुंचने का लक्ष्य अपनाया। गांवों और कस्बों में भी कांग्रेस समितियां गठित की गई। इसकी सदस्यता 4 आना सालाना कर दी गई, जिससे गरीब लोग भी कांग्रेस सदस्य बन सके। इस तरह कांग्रेस के संगठन का दायरा भी बढ़ा और इसका विकेंद्रीकरण भी हुआ। साथ में यह भी तय किया गया कि जहाँ तक संभव हो कि हिंदी को ही संपर्क की भाषा के तौर पर अपनाया जाए। कांग्रेस द्वारा इसको अपनाने के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन में एक नई ऊर्जा भरी। जनवरी 1921 से पूरे आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। गांधी जी ने खिलाफत के नेता अली भाइयों के साथ पूरे देश का दौरा किया। सैकड़ों सभाओं में भाषण दिए, राजनीतिक कार्यक्रमों से मुलाकात की, उनकी तारीफ की। पहले महीने में ही हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिया। असहयोग आंदोलन के आगामी भाग का अध्ययन हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे।